हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बी फार्मा 5th सेमेस्टर की बात चल रही थी। मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसके H1 एंटागोनिस्ट की बात चल रही थी। पिछले लेक्चर मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट जनरेशन वहाँ मैंने पढ़ा दिए थे आपको, जिनका सेडेशन इफेक्ट होता है, जिनमें CNS H1 एंटागोनिस्ट को ब्लॉक करने की प्रॉपर्टी होती है, ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाते हैं। सेकंड वाले जो जनरेशन वाली जो चीज़ें रह गई थी, सेकंड जनरेशन वाली जो ड्रग्स रह गई थी, वो मैं इस लेक्चर में आपको तेज़ी के साथ पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग पहुंचेंगे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे। तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा तेज़ी से, ठीक है। तो पहली यूनिट चल रही थी, 5वां लेक्चर है ये हमारा। इससे पहले 4 लेक्चर अपलोड हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको हिस्टामीन के बारे में पूरा बताया था। हिस्टामीन क्या है, कहाँ से रिलीज़ होता है, कहाँ से स्टोरेज होती है, कहाँ कैसे बनता है, क्या उसका रिएक्शन है, क्यों रोक रहे हैं उसे। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको सार बताया था एंटी हिस्टामिनिक्स का, कि क्या लगाने पे एक्टिविटी बढ़ेगी, क्या लगाने पे एक्टिविटी घटेगी। तो उससे आपको एक स्ट्रक्चर बेसिक नॉलेज मिली थी, स्ट्रक्चर में क्या क्या लगाएंगे तो ड्रग्स बनेंगी, ये नॉलेज मिली थी। फिर मैंने आपको जो तीसरा लेक्चर दिया, उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया। क्लासिफिकेशन में आपको मैंने ट्रिक्स बताएंगे कैसे स्ट्रक्चर याद करना है। नेक्स्ट चौथा लेक्चर, जहां मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट जनरेशन की बात हुई थी H1 एंटागोनिस्ट की, क्लासिकल एंटागोनिस्ट की। यहाँ हम लोग सेकंड जनरेशन की बात करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उनके यूजेस देखेंगे, उनका थोड़ा सा MOA देखेंगे, क्या चेंज है, कुछ चेंज है भी कि नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है। 5वां लेक्चर है और बहुत बड़ा सिलेबस है। सेकेंड जनरेशन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है, मेजर साइड इफेक्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन। पहली वाली जनरेशन का एक साइड इफेक्ट था कि उन्हें खाने के बाद क्या है, सेडेशन आ रहा था, तो उन्हें खाने के बाद आप कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स हैं, एंटी हिस्टामिनिक जो ड्रग हैं, ये सिलेक्टिव हैं पेरिफेरल H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। तो ये CNS को थोड़ा सा कम करते हैं। CNS जो एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी होती है वो इनकी कम होती है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर से भी कंबाइंड करते हैं, जो वहाँ हर ड्रग में आप देख रहे थे, हर ड्रग में आ रहा था। इनिशियली एस्टिमाजोल एंड टर्फेनाडीन वर डेवलप विथ लार्ज एंड टर्जरी अमीन। नाइट अमीन यानी एन को टर्जरी करेंगे, ठीक है। These drugs are non-sedative and are selective for target receptor but produce serious cardiovascular toxicity। इसका साइड इफेक्ट भी आ गया। साइड इफेक्ट सबका है, ठीक है। इसको थोड़ा और पढ़ते हैं। वेरियस न्यूअर एजेंट विद पोलर ग्रुप कनेक्टेड आइदर टर्मिनल टर्जरी अमीन और एज अ सब्स्टिट्यूटेड ऑफ वन ऑफ द एरोमेटिक रिंग वर डेवलप्ड। बहुत सारी चीज़ें ऐसे डेवलप की हैं, कैसे, किस तरह से, कि टर्जरी अमीन में कोई सब्स्टिट्यूटेंट किया, एरोमेटिक रिंग्स को सब्स्टिट्यूट किया। दीज आर सिट्राजिन, लीवोसिट्राजिन, ट्राइक्लोरिडीन। देखिए, सिट्राजिन और लीवोसिट्राजिन बहुत कॉमन ड्रग्स हैं और कभी ना कभी आपने ली होंगी, आपकी फैमिली में किसी ना किसी ने ली होंगी, ठीक है। ट्राइक्लोरिडीन, डेस्लोरेटिडीन, दीज सेकेंड जनरेशन एजेंट डू नॉट एक्युमुलेट इन द CNS, और ये CNS में नहीं जाती, ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करती, ठीक है। हाई एफिनिटी फॉर P ग्लाइकोप्रोटीन सेल्स एसोसिएटेड विद ब्लड ब्रेन बैरियर। इनकी हाईली एफिनिटी होती है, हाइड्रोफिलिसिटी होती है, बस इसीलिए ये ट्रिपल बी को थोड़ा सा क्रॉस नहीं करती, ठीक है। अब एस्टिमाजोल है। देखिए यहाँ क्या है, पहला जो मेन स्ट्रक्चर है वो कुछ उसी तरह से है, लेकिन बस नाइट्रोजन पे सब्सटेंट बढ़ गए तो क्या हुआ, हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ी। इस बार लिपोफिलिसिटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ेगी। हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ने से क्या होगा, लिपोफोबिसिटी आएगी। लिपोफोबिसिटी से आने की वजह से ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करेगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इट इज़ वाइट फ्लफी पाउडर होता है और इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, ठीक है। जनरली जो वाटर में इनसॉल्युबल होंगी वो ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होंगी। स्टोर करते हैं वेल क्लोज कंटेनर के अंदर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर, रैपिडली एब्जॉर्ब होती है GIT के अंदर। इसका MOA की बात करें तो ये भी हिस्टामीन को रोकती है H1 रिसेप्टर से एंड होने में। साइट्स इन द GIT में, लार्ज ब्लड वेसल्स में, ब्रोंकियल मसल्स में। द रिवर्सिबल बाइंडिंग सप्रेसेस ओडीमा। रिवर्सिबल बाइंडिंग करती है ज़्यादातर, तो ये ओडीमा सप्रेस करती है। फ्लेयर, प्रोट्रिस कॉज बाई हिस्टामिनिक एक्टिविटी। ये सब क्या हो रहा था, हिस्टामिनिक बाइंड कर रहा था। अगर हिस्टामिन बाइंड कर रहा था तो ये चीज़ें आ रही थी, एडीमा हो रही थी। बट जब ये हमारी एस्टिमाजोल बाइंड कर लेगी तो फिर ये एक्टिविटी नहीं आएगी। सिंस एस्टिमाजोल डज नॉट क्रॉस द BBB, पहले मैंने बताया, इट बाइंड टू पेरिफेरल H1 रिसेप्टर एंड नॉट विद दूस फाउंड इन द ब्रेन। जो ब्रेन में है, उनके ब्रेन में है, उसके साथ नहीं। बार बार ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्योंकि यह मेन है, और बाकी ड्रग्स में बस यही चीज़ें आती जाएंगी, वहाँ मैं नहीं बताऊँगा। दस इट कॉजेज मिनिमम CNL डिप्रेशन। तो भैया क्या है, CNL डिप्रेशन कम करेगा, सेडेशन एक्शन कम होगा। एस्टिमाजोल आल्सो एक्ट ऑन H3 रिसेप्टर बट प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट। तो हो सकता है कि भैया शायद आप H3 रिसेप्टर जब पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि मैं आपको H3 H4 के बारे में भी थोड़ी नॉलेज तो दूंगा। मैंने वहाँ क्लासिफिकेशन के टाइम पे भी आपको थोड़ी नॉलेज दे दी थी, ठीक है। तो उसमें भी ये ड्रग हो सकता है रिपीट हो।
देखिए वहाँ H3H4 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगर एडवर्स कंडीशन में आ गए तो। ये एक लॉन्ग एक्टिंग नॉन सेडेटिंग सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक है। इसको जो है एलर्जिक सिम्पटम के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ लिखा हुआ है एलर्जिक सिम्पटम में, राइनाइटिस में, कंजक्टिविटीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट लोराटिडीन, ये भी वही है, फिनोथायाजीन वाला आ गया डेरिवेटिव, ठीक है। बस फिनोथायाजीन रिंग वाला आ गया। ये भी एक वाइट पाउडर होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ये एक फिनोथायाजीन है, उसमें से एक नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ एथाइलिन ब्रिज जो है वो थोड़ा सा गायब है। एथाइलिन ब्रिज के गायब होने से क्या है, हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ी हुई है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये लोराटिडीन कम्पीट करता है ये हिस्टामीन से, माने कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। इट स्लोज स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव पेरिफेरल, ये मतलब क्या है, स्पेसिफिक और सेलेक्टिव पेरिफेरल H1 एंटागोनिस्ट से बाइंड करता है। मींस ब्लड वाले ब्रेन वाले से बाइंड नहीं करता, BBB से बाइंड नहीं करता। रिलीव नेजल कॉन्जेशन, वाटरी आइज़ को जो हिस्टामीन कॉज करता है वो कम कर देता है। इट हैज़ अ लो एफिनिटी फॉर कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता। मैंने वहाँ जो बेसिक चीज़ें बताई थी वो आप इसके MOA में बढ़ा सकते हैं। अगर नोट पूछ लिया जाए 5 नंबर में तो ये सब लिख जाएंगे आपकी, इसीलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कॉमन कि ये अगर नोट आ जाए तो आप मटेरियल इतना लिख दें कि एग्जामिनर खुश हो जाए आपसे, ठीक है। तो द क्लिनिकल यूज़ ऑफ लोराटिडीन जो है, क्लिनिकली इसका कोई लोराटिडीन का अभी तक यूज़ नहीं है, बट इट सप्रेस हिस्टामीन ल्यूकोट्राइंस रिलीज फ्रॉम एनिमल मास्ट सेल से हिस्टामीन निकलता है उसको रोकता है। एंड ल्यूकोट्राइंस रिलीज फ्रॉम ह्यूमन लंग फ्रेगमेंट्स, ठीक है। इसलिए ये इसका पूरा MOA हो गया, थोड़ा बेसिक सा। यूज़ेस की बात करें तो एक सेल्फ मेडिकेशन की तरह है, अलोन भी मतलब अकेले भी, और स्यूडो एप्रिडेंट के सल्फेट के साथ भी यूज़ किया सकता है, ठीक है। इस एलर्जी के लिए यूज़ होता है, एज अ एंटी एलर्जिक ड्रग है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द सिम्टमेटिक रिलीफ ऑफ इरिथमिया यूरिट्रिकेरिया, ठीक है, रिलेटेड टू क्रोनिक आइडियोपैथिक यूरिट्रिकेरिया। इट इज़ नॉट यूज इन चिल्ड्रन में यूज़ नहीं करते, जो 6 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनमें। इट इज़ यूज फॉर रिलीविंग द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस एंड यूरिट्रिकेरिया। बार बार ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो एलर्जी से रिलेटेड जितनी है उनमें तो होता है, लेकिन सेडेशन एक्शन नहीं है, इसलिए वो ना लिख देना यूज़ में, ठीक है। आप तो कॉमन यूज़ याद रखिए, बाकी अगर याद रहें तो अच्छा, ठीक है। सेट्राजिन, बड़ा नाम सुना है भैया इस ड्रग। आज इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, राक्षस जैसा नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए 2 फिनाइल रिंग्स हैं, एक फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड रिंग है क्लोरीन के साथ, यहाँ पाइपराजिन रिंग है, और उस पाइपराजिन रिंग के साथ क्या है, एक चेन लगी हुई है। ये चेन क्या है, CH2 इथाइलिन, फिर एक O, फिर एक CH2, फिर उससे C डबल बॉन्ड OH, यानी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये क्या है, एक यहाँ ईथर ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, ठीक है। बस इतना आप अगर ईथर कार्बोक्सिलिक याद रखेंगे और CH2 याद रखेंगे, बन गया स्ट्रक्चर। पाइपराजिन तक तो याद था ही पहले ही, वहाँ फर्स्ट जनरेशन में भी पढ़ा था, ठीक है। सेट्राजिन ये क्या है, एक ओरली एक्टिव सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट है, ओरली लिया जाता है। आप देखते हैं टैबलेट आती हैं इसकी चावल की तरह। इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग द वेरियस एलर्जिक सिम्टम्स के लिए यूज़ होता है, स्नीजिंग, कफिंग, नेजल कंजक्शन, हिप्स एट्सेट्रा। क्या है भैया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी देखते हैं। ये एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बड़ा काम आएगा आगे भी, और सेट्राजिन बहुत कॉमन ड्रग है। इट मेनली एक्ट बाई, मेनली क्या है इनका MOA, वही है H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ठीक है। इट्स एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी इज गिवन इन अ वैरायटी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन मॉडल। इन वीवो एंड एक्स वीवो एनिमल्स मॉडल्स हैव शोज इनसिग्निफिकेंट एंटी कोलिनर्जिक एंड एंटी सीरोटोनर्जिक इफेक्ट। इसका क्या है, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी है और एंटी सीरोटोनर्जिक भी है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आपने देखा फर्स्ट जनरेशन की तरह बहुत मैच कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिट्टो लगभग, ठीक है। तो आप क्या है, ये थोड़ा सा एंटी कोलिनर्जिक भी है, तो ड्राई माउथ, ठीक है। Cetrazine with a placebo in vitro receptor binding studies explain with no detectable affinity for cetrazine exists for histamine receptor other than the H1 receptor. In studies the radio labeled cetrazine in rats, it was seen that cetrazine insignificantly penetrates into brain। और एक चीज़ और आ रही है कि जब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है तो ये BBB को भी क्रॉस करा होगा, क्यों रुकेगा ये। तो ये भी देखा गया है इसका एक्स वीवो स्टडीज़ में, देखा है इसकी माउस में कराई, तो वहाँ देखा कि इसका सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है डज नॉट ऑक्यूपाई द सेरिब्रल। मींस इन वीवो में देखा तो कुछ और मिला, एक्स वीवो में देखा तो कुछ और मिला, यानी इसका कुछ फिक्स नहीं है अभी तक। लेकिन फिर भी जितना MOA मुझे बताना था उतना बता दिया। मेन MOA क्या है, याद रखने वाला, अंडरलाइन और हाईलाइट करने वाला, वो है H1 रिसेप्टर से बाइंड करता है, हिस्टामिन को रोक देता है, एलर्जिक कंडीशन को रोक देता है।
यूजेस बहुत सारे हैं, आपको पता है। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, आपको भी बहुत सारी सीज़न में क्या है, जिसको सर्दी जुकाम हो जाता है गर्म सर्द वाला, वो उसको भी ये दी जाती हैं। पेरेनियल एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ होता है। ये जितना मटेरियल है ये आप पूरा लिखिएगा, भले ही एग्ज़ाम में याद मत करिए, एग्ज़ाम में मत लिखिए, लेकिन ये लिख के रखिए कि आप अपने नोट्स बना के रखिए, अगर कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप बैठे हैं तो ये चीज़ें रहें आपके पास, ठीक है। और देखिए क्रोनिक यूटिकेरिया में भी है, ये तो कॉमन है पूरी लगभग सभी के लिए। It is used for treating uncomplicated skin condition of chronic idiopathic urticaria in adults and children of 6 months of age and above, ठीक है। Mainly cetera decrease the occurrence, severity and duration of hips and pruritives, ठीक है। और एक चीज़ देखी होगी, ये बच्चों को भी दी जाती है, ठीक है, जो पिछली वाली में थोड़ा सा एक्सेप्शंस थे। फिर एक लीवोसिट्राजिन आती है सिट्राजिन के अलावा, ठीक है। अब लीवोसिट्राजिन और सिट्राजिन में क्या है, आपको मैंने पिछले सेमेस्टर में बहुत अच्छे से चीज़ें बताई थी, व्हाट इज़ लीवो और व्हाट इज़ डेक्स्ट्रो, बस यही चेंज है बस, ठीक है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर देखिए वही है, 5,000 रिंग तक तो था ही। देखिए CH2CH2O CH2COOH, ईथर भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, यानी सेम है ना। लीवोरोटरेटरी एनेंसियोमर होता है बस, और कुछ चेंज नहीं है। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर दैट इज़ वाटर सॉल्युबल। इट इज़ 30 टाइम्स मोर एक्टिव दैन एस एनेंसियोमर, 30 टाइम्स, ठीक है। एंड डिसोसिएट मोर स्लोली फ्रॉम H1 रिसेप्टर। इट इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुअरली मेटाबोलाइज्ड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अगर किसी को सिट्राजिन से काम ना चल रहा हो, आर एनेंसियोमर दे दो उसको, लीवो वाला दे दो, काम हो जाएगा। 30 टाइम्स मोर इफेक्टिव है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लीजिए। लीवोसिट्राजिन इज एक्टिव एनेंसियोमर ऑफ सिट्राजिन, एक एक्टिव एनेंसियोमर है। It produces its major effect by selective inhibition of H1 receptor. The antihistaminic activity of levocetirizine has been studied in many animal and human models. Its affinity for human H1 receptor is twice than of cetirizine. Twice होती है ये generally, and this has been revealed in the in vitro binding studies. In vitro binding studies इस चीज़ को देखा गया है, practically देखा गया है। However, clinical importance of this is increased affinity is indefinite, ठीक है। यूज़ की बात करें तो जो वहाँ यूज़ थे वही यहाँ यूज़ हो सकते हैं, बिल्कुल डिट्टो। एलर्जिक कंडीशन में, रनी नोज़ में, वाटरी आइज़ में, इचिंग में। इट इज़ आल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग इचिंग हिप्स, ठीक है, इसके लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा एक टॉपिक और था, मास्ट सेल स्टेबलाइज़र। मैंने इसको पहले ही बता दिया था क्लासिफिकेशन के साथ ही, क्योंकि ये आपके टॉपिक में तो है, सिलेबस में तो है, लेकिन इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, माइन्यूट टॉपिक है, इसलिए मैंने बहुत सारी इसको पहले ही बता दिया था 2 PPTs में, वहाँ जब क्लासिफिकेशन बताया था, वहीं से आप लिख लीजिएगा। फिर भी थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि इसमें मैंने आपको क्रोमोलाइन सोडियम और खेलियन ड्रग के बारे में बताया था। दीज कंपाउंड स्टेबलाइज मास्ट सेल। मैंने आपको वहाँ 3 तरीके बताए थे कि 3 तरीके से आप रोक सकते हैं। डाकू वाली थ्योरी बताई थी शायद आपको, या दुश्मन वाली बताई थी, तो उस ट्रिक में मैंने आपको मास्ट सेल स्टेबलाइज़र भी रोके थे कि आप उसको घर से ही नहीं निकलने दो। घर से नहीं निकलने दो माने हिस्टामीन को सेल से, मास्ट सेल से ही नहीं निकलने दो, उसी को स्टेबलाइज कर दो तो हिस्टामीन नहीं निकलेगा, कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा। हिस्टामीन का रिलीज़ भी बताया था ना मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो उस रिलीज़ के लिए क्या हो रहा था, कैल्शियम जा रहा था अंदर, माने मास्ट सेल जो है वो डीस्टेबलाइज हो रही थी। हम उसको स्टेबलाइज कर दें, कैल्शियम का इन्फ्लक्स ही रोक दें, कैल्शियम नहीं जाएगा तो हिस्टामीन का जो बाइंडिंग थी, आयनिक बॉन्ड था, वो नहीं टूटेगा तो हिस्टामीन निकलेगा नहीं, वहीं रह जाएगा, ठीक है, स्टोर रहेगा ऐसे ही। दीज कंपाउंड्स स्टेबलाइज mast cell and inhibit the release of histamine and other inflammatory cell types associated with allergy and asthma like eosinophils, neutrophils, monocytes, platelets. These drugs inhibit prostaglandins and leukotrienes in addition of histamine, ठीक है। ये इसके थोड़े से जो चीज़ें थी मैंने फिर से बता दी। देखिए अभी मैंने आपको जो चीज़ें बताई थोड़ी सी आयनिक बॉन्ड वगैरह वाली, वो हो सकता है आपकी समझ में नहीं आई हो अगर आप मेरा लेक्चर पहली बार देखें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे लेक्चर देखिए, कोई भी पॉइंट मिस मत करिए, कोई भी मिनट मिस मत करिए। हर 10-15 सेकंड आप मिस करेंगे अगर, आप स्किप करेंगे अगर, तो भैया बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। एट लास्ट नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा हमारा
ये गलती से लग गया, सेकंड जनरेशन मैंने पढ़ा दिया है। H2 एंटागोनिस्ट होगा हमारा वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी हो तो। वैसे क्वेरी होगी नहीं, छोटा लेक्चर था, बहुत आसान था, जल्दी जल्दी पढ़ा है, टाइम मेरे पास थोड़ा कम था। कमेंट करिएगा अगर कोई चीज़ रह गई हो फिर भी। तो नंबर है मेरा 9140403649, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइक करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, इतनी बेहतरीन ट्रिक्स के साथ पढ़ाया मैंने आपको। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा भैया कि हाँ आप लोग शेयरिंग कर रहे हैं, तो मैं भी आपको और वीडियोस बना के दूंगा। कमेंट करिए कैसा लगा मेरा एफर्ट। हो सकता है थोड़ा डाउन हो, चूँकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, पिछले 10-12 दिन से बहुत डाउन है, फिर भी मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर।